रामलाल जी, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि चौमू विधानसभा क्षेत्र के आप विधायक हैं और विधायक का अधिकारियों के साथ तालमेल होना बहुत जरूरी होता है, और सीधे सीधे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अधिकारी इस समय किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह से आपका तालमेल चल रहा है, किस तरह से, क्योंकि हम देखने को मिलता है कि आप कुछ दिनों पहले ईओ को भी फटकार लगाई थी कि वो कार्य नहीं करते, पेयजल समस्या आने को है, गर्मी की दस्तक है। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो भी होता है और जो भी जनप्रतिनिधि होता है उसकी दूरदर्शी सोच होनी चाहिए कि आज समस्या पैदा हो गई तो आज उसका समाधान करें, ये नहीं भविष्य के अंदर क्या क्या समस्या हमारे सामने आने वाली है, उन समस्याओं का समाधान किस तरीके से हम कर सकते हैं। और उसी दूरदर्शी सोच के आधार के ऊपर अभी नगर पालिका के अंदर भी मैंने बैठक ली थी, उसमें कहा था कि हमारे सामने अब पेयजल का संकट पैदा होने वाला है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुकी है, उसके समाधान के लिए आपको काम करना चाहिए। और इसी तरीके से इस कोरोना के दौरान में कई प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने अलग अलग महकमों के हैं, जैसे पुलिस महकमे के भी हैं, ग्रामीण स्तर के अंदर जो पटवारी साहिबान है, गिरदावर साहिबान है, टीचर्स है, बीएलओ है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से काम किया। लेकिन कई बार आपने देखा होगा दीपक जी की व्यक्ति की उम्र बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती। इसी तरीके से कई अधिकारी ऐसे हैं कि जिनके पद तो मिल जाते हैं प्रमोशन के आधार पे, लेकिन समझ नहीं पड़ती कि इस पद की गरिमा के अनुसार मैं काम करूं। आज रामलाल शर्मा होने के नाते मैं अगर कैसा भी आचरण करूं जनता उसको देख भी लेगी, उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया भी कर लेगी, लेकिन विधायक के नाते मैं कैसा आचरण कर रहा हूं वो जनता देखती है और उससे अपेक्षा ये करती है कि विधायक नाते आज रामलाल शर्मा कुछ भी कर सकता है, लेकिन विधायक रामलाल शर्मा ऐसा कोई आचरण नहीं कर सकता जो उसकी गरिमा के अनुरूप नहीं हो। गरिमा के अनुरूप तो आपको आचरण करना ही पड़ेगा। अब कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो सिर्फ तानाशाह रवैये के आधार पर आदेश देने का काम करते हैं। अरे भैया, आदेश तो आप बाद में लेना, पहले सामने वाले जिसको आदेश दे रहे उसकी पीड़ा तो समझ लो, वो अपनी समस्या बता रहे उसकी समस्या सुन तो लो। लेकिन अगर कोई ये कहे कि साहब मैंने ऑर्डर दे दिया, ये हिटलर का आदेश है, तो ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़ी है जो आपके हिटलर का आदेश चलेगा। कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो अपनी मनमर्जी के आधार के ऊपर काम करते हैं और मनमर्जी के आधार पर काम करने का प्रयास किया, एक टीम भावना के रूप में काम नहीं किया, तो उसका परिणाम ये निकल कर आया कि जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपने देखा भी होगा कि फल सब्जी मंडी के अंदर भी ऐसे आदेश आपने निकाल दिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मंडियां लगेगी। इनको इतनी सी विवेक नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि चौमू नगर पालिका क्षेत्र की आबादी 70,000 से अधिक है और 70,000 से अधिक की आबादी की पॉपुलेशन के लिए सब्जी कहां से आएगी? वो गोविंदगढ़ से लेकर आएगा, हस्तड़ा से लेकर आएगा, वो नांगलगढ़ से लेकर आएगा। इतनी समझ आपको होनी चाहिए कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कम से कम एक केंद्र ऐसा संचालित है जहां से आम जनता अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सब्जी लेकर आ सके। तो आपने इस तरीके का आदेश फरमान जारी किए, बीच में मैंने कलेक्टर साहिबान से हस्तक्षेप करके उस मंडी को वापस शुरू कराने का काम किया। इसी प्रकार से अनाज मंडी के जिनकी सत्ता है, उन सत्ता के कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, किसानों से सस्ते के अंदर खरीद करने का काम करेंगे, मंडी टैक्स बचाने का काम करेंगे। उन्होंने अपने नेता से कह दिया साहब अनाज मंडी को मत चलाने दो ताकि हमारे को लाभ मिलता रहे। तुम 4 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए किसानों के भविष्य को हम दरकिनार कर दें, जो बेचारा 6 महीने से मेहनत और परिश्रम करके और अपने बाल बच्चों के पेट को कपड़ा बांध के और मेहनत करके खेत के अंदर कमाई कर रहा है, उस बेचारे की फसल को उचित मूल्य मिल सके, इतना से काम नहीं कर सके, फिर काहे की जनप्रतिनिधि दी। उस समय मैंने कलेक्टर से बात करके और कृषि उपज मंडी को चालू कराने का काम किया, किसानों के फसल का उचित मूल्य मिल सके उसके लिए काम किया। और अभी भी मैंने जिला कलेक्टर से कल भी मैंने बात की है कि चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4 समर्थन मूल्य के आधार के ऊपर किसानों की फसल की खरीद शुरू हो, उसके लिए 4 केंद्र आप शुरू करें ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके। लेकिन आवश्यकता इस बात की दीपक जी कि आखिरकार किसान की पीड़ा को, उसके मर्म को समझेगा कौन? आप सत्ता के मध्य के अंदर ऐसे काम किए जा रहे हो, अधिकारियों को इस तरीके से आप काम में ले रहे हो कि जैसे आपके खुद का राजतंत्र का राज हो, इस तरीके से थोड़ी चलने देंगे। कई अधिकारी ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं साहब मेरे को तो ना कोई नहीं चाह, ना मेरे नीचे के सबऑर्डिनेट अधिकारी मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, ना मेरे को जनप्रतिनिधि कोऑपरेट कर रहे हैं, ना मेरे को मीडिया कर्मचारी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो खुद ही चला के लोगों को फोन कर करके कह रहे हैं यार मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर कुछ मैंने काम किया है तो मेरे को कोई मान सम्मान मिलना चाहिए। अब जो अधिकारी इस स्तर के ऊपर गिर जाए कि खुद चला के लोगों को फोन करे कि साहब मेरे भी सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के अंदर मैंने जो काम किया है उसकी वाहवाही चलनी चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसे अधिकारियों को खुद नैतिकता के आधार पर रहने का अधिकार नहीं, चले जाना चाहिए। अब उन्होंने 2 4 5 ऐसे गुर के पाप रखे हैं जो उनकी वाहवाही करते रहते हैं, जैसे वो राजा महाराजाओं के राज के अंदर जो जिनकी काम यही होता था कि राजा कैसा भी काम करे, राजा कहे कि दिन है तो दिन कहना है, राजा कहे रात है तो रात कहना है। अब वो विवेक के आधार के ऊपर काम कर नहीं रहे,
समझ के आधार पे काम कर नहीं रहे, जनता की पीड़ा के आधार के ऊपर वो काम कर नहीं रहे, सिर्फ अपने मदमस्त हाथी के रूप में काम कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि मैंने जो कर दिया वही सही है। अरे भैया, आपकी दो आंखें हैं काम करने वालों की, आपकी देखने वालों की दो आंखें हैं, आपको देखने वालों की हजारों आंखें हैं, तो कम से कम जो हजारों आंखें देख रही है क्या सही है क्या गलत है। आप अच्छा काम करोगे तो वो कहते हैं ना, मारवाड़ी के अंदर एक कहावत है कि अगर घी अगर किसी थाली में अगर डला हुआ है तो वो तो अंधेरे में दिख जाएगा। अगर आप अच्छा काम करोगे दुनिया को दिखेगा, लेकिन आप अगर 22 के काम करोगे तो भैया जनता को वो भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। और जिस तरीके से मैं कहना नहीं चाहता, जिस तरीके से इस स्तर के ऊपर कोई अधिकारी गिर जाए कि मेरे मान सम्मान की प्रतिष्ठा का सवाल है, अमुक जनप्रतिनिधि के खिलाफ तुम ये कर दो, उसकी पार्टी छोड़ दो, मेरे ख्याल से इतना हल्का अधिकारी मैंने मेरे जीवन के अंदर नहीं देखा। वक्त आने पे हिसाब करेंगे, हिसाब तो मैं लिखता हूँ, छोड़ता नहीं पीछा, हिसाब करेंगे। बिल्कुल सर, एक बात और सामने है कि व्यापारी जो वर्ग है वो सभी के लिए समान होता है, चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, वो दुकान क्योंकि मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ होता है। हमें ये पता चला है कि एक दुकानदार को परमिशन इस बात की दी गई है कि वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक वो दुकान खोल सकता है। बाकी दुकानदारों से ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? प्रशासनिक स्तर पर प्रशासन जो है, यहाँ के उपखंड अधिकारी, उनके द्वारा ये परमिशन दी गई है। देखिए, कोई भी काम कराने का एक तरीका होता है। मैं जब अनाज मंडी के अंदर बैठक लेने के लिए गया तो अनाज मंडी के अंदर जो नक का काम करने वाले व्यापारी जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो चूरी है, गुड़ है, खड़ है, तेल है या खाद्य सामग्री का देने का काम करते हैं, सरकार ने उनको आदेश दे रखा है कि आप डेली दुकानें खोलोगे। उनकी डेली दुकानें खुल रही थी। जब हमने बैठ के तय किया तो मैंने कहा कि अगर डेली दुकानें इनकी भी खुल गई और फिर जो किसान माल लेकर आएगा उनकी भी अगर खुल गई, आड़तियों की दुकान भी खुल गई तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हमने उनसे आग्रह किया कि हमें पता है सरकार ने आपको छूट दे रखी है, लेकिन इस छूट के अंदर हमारे को ये दिक्कत आ रही है, आप इसको 30 दुकानें जिनकी खुलेगी जिसमें नकदी शामिल, आप इस रोटेशन के अंदर आप दुकान चलाएं तो मंडी चल जाएगी। शहर से उन व्यापारियों ने उस चीज को स्वीकार किया और कहा कि कोई दिक्कत नहीं साहब। मैंने कहा जब फल सब्जी मंडी के अंदर 6 दिन के बाद में नंबर आ रहा है तो आपका तो हर तीसरे दिन नंबर आने वाला है। तो उन्होंने हमारी बात को मान के उससे जो हमने निर्णय किया उसको अंगीकार किया, स्वीकार किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं उस निर्णय के अंदर मेरे कई क्लोज मित्र थे, कई मेरे दोस्त थे, कई मेरी पार्टी जुड़े हुए थे, वो भी ये करते साहब आपने ठीक नहीं किया। तो मैंने कहा कि जनहित के अंदर ये ठीक है, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अधिकारी को भी ये चाहिए, किसी को विशेष रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। कानून के दायरे के अंदर जिसको जितनी रियायत मिलनी चाहिए उतनी रियायत मिले। लेकिन सर, क्या एक ही दुकानदार को इतनी रियायत दे दी जाए कि एक दुकानदार अलग कमाएगा, वो बाकी के सिर्फ सीमित सीमा के लिए रहेंगे? ये गलत है, अनुचित है। चोमू के अंदर भी बहुत सी शिकायतें हैं जिन व्यापारियों के कालाबाजारी करने का काम भी किया, मीडिया माध्यम से कही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बेचारों ने कुछ भी नहीं किया, गुनाह किया है तो किसी की तो गर्दन काटने का गुनाह है और किसी का पिन चुबाने का गुनाह है। तो गर्दन काटने वाले को तो आप सजा दे नहीं रहे और जिन्होंने बेचारे ने पिन चुबाई है उसको आप गर्दन काटने की सजा दे रहे हो, तो ये गलत है। जो गुनहगार है उस गुनहगार गुनाह के जो दायरा है उस दायरे के अंदर सबको एक समान कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप एक दुकानदार को विशेष रियायत देकर 24 घंटे दुकान बता रहे हो, एक दुकानदार वो बेचारे हैं जिनके रोजी रोटी संकट में है, उनकी कोई चिंता नहीं करा। तो कानून की नजर में सब बराबर है, कानून से ऊपर यही तो हम जानना चाहते हैं सर। ऐसे जो अधिकारी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, भेदभाव करने का काम कर रहे हैं, ये चीजें कहाँ तक जाएगा सर? सबका हिसाब होगा, कुछ हिसाब हम करेंगे, कुछ हिसाब यहाँ होगा, कुछ हिसाब ऊपर होगा, सबका हिसाब। एक आखिरी सवाल सर, आपने नगर पालिका ईओ के साथ बैठक की थी, उसमें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बाइट भी जारी की थी। ऐसे लापरवाह अधिकारी जिनको कहने के बावजूद भी उनके सिर पर जूं तक नहीं रेंगती, आपने फॉगिंग के लिए उनको कहा कि क्षेत्र में फॉगिंग करवाए क्योंकि संक्रमण है, बीमारियां फैल सकती है, गर्मी की दस्तक शुरुआत हो चुकी है, पानी की पेयजल की व्यवस्था की जाए। ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर बड़े जो अधिकारी है, जो उच्च अधिकारी है, चाहे डीएलपी विभाग, वो एक्शन क्यों नहीं है? देखिए, इस समय हमारी जो भूमिका है वो प्रतिपक्षी भूमिका है। सिर्फ हम सरकार को आगाह कर सकते हैं, सचेत कर सकते हैं। सरकार हमारे आगाह या हमने जो सरकार को सुझाव दिए हैं उनके ऊपर सरकार अगर विचार विमर्श करती है, मंथन करती है तो ठीक है। अन्यथा हमारे लोकतंत्र के अंदर हमारे पास जो हमारा जो धर्म है प्रतिपक्ष के धर्म निभाने का, वो धर्म निभाने का काम करेंगे। कोरोना है इसलिए हम सरकार के साथ तालमेल के साथ काम करें, कोरोना को समाप्त होने के बाद सड़कों के ऊपर आने का काम करेंगे। बाकी जनता को कोई पीड़ा और दर्द हो और हम चुप बैठे रहें, ये संभव नहीं है। अमरेश शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस समय कोरोना के संकट के समय लोग घरों में रहें और घर पर रहकर ही वो इस देश की सेवा कर सकते हैं।
साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें।